खुद को देखो, कैसी हालत बना रखी है। मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम पागल हो गई हो? मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में विवियन सिंकलर ने मुझसे शादी की थी। सब लोग कहते थे कि उसने मुझसे सिर्फ मेरे भाई को जलाने के लिए शादी की है, लेकिन जब उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हुई तो वो अपनी सारी चीजें मेरे नाम छोड़ गई। सब कुछ, यहां तक कि एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर भी। मैंने उसे चलाया और कमरे में उसकी मीठी नरम आवाज गूंज उठी। एड्रियन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकते? इतने सालों बाद आखिरकार मुझे वो प्यार दिखा जो उसने बर्फ जैसी ठंडी बाहरी परत के नीचे छुपा रखा था। इतना गहरा, इतना खामोश और इतना दर्दनाक प्यार। फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से जन्म ले चुका था। मेरी अडॉप्टिव मदर मेरा हाथ पकड़े रोते हुए कह रही थी, एड्रियन, प्लीज अपने भाई की जगह जेल चले जाओ। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? 16 साल की उम्र से पहले तक मैं हेल फैमिली का गर्व था। मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते थे। मेरी सिस्टर मुझे बहुत चाहती थी और मेरी जिंदगी बिना किसी चिंता के गुजर रही थी। फिर एक दिन ब्रैंडन हेल हमारे दरवाजे पर डीएनए टेस्ट लेकर आ गया। तभी मुझे पता चला कि जन्म के समय नर्स ने हमें बदल दिया था। असली हेल हेयर वो था और मैं सिर्फ एक नकली इंसान, घोंसले में घुसा हुआ कोयल का बच्चा। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन मेरे असली पेरेंट्स पहले ही मर चुके थे। हेल फैमिली मुझे अनाथ होते नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया। मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। सिस्टर शेरी ने कभी मुझे दूर नहीं किया और ब्रैंडन ने भी मुझे कभी परेशान नहीं किया। मैं उनका एहसानमंद था। लेकिन बाद में ब्रैंडन की एक फिल्म सेट के बैक स्टेज में दूसरे एक्टर से लड़ाई हो गई। धक्का मुक्की में वो आदमी सीढ़ियों से गिर गया और वेजिटेटिवेटिव स्टेट में पहुंच गया। वहां कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था, लेकिन किसी ना किसी को दोष लेना ही था और मैं वहीं मौजूद था। मैंने सब कुछ देखा था। मेरी अडॉप्टिव मदर रोते हुए मेरे पास आई और ब्रैंडन की जगह ब्लेम लेने की भीख मांगने लगी। ब्रैंडन मेरे सामने घुटनों पर गिर गया, खुद को थप्पड़ मारते हुए माफी मांगने लगा। आखिर में मैंने सिर हिला दिया। मैंने ब्रैंडन के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। मैं जेल चला गया और वहां हर तरह का दर्द सहा। शुरुआत में फैमिली मुझसे मिलने आती थी, कभी गिल्ट की वजह से, कभी रोते हुए, लेकिन धीरे धीरे सबने आना बंद कर दिया। एक बार जेल में एक इवेंट हुआ जहां वार्डन ने हमसे पूछा कि रिहा होने के बाद हम क्या करना चाहते हैं। मैंने बहुत देर सोचने के बाद ध्यान से लिखा, जेल से बाहर निकलकर मैं मॉम और डैड से मिलना चाहता हूं। मेरे बगल वाला इनमेट मेरी इतनी सिंपल विश पर हंस पड़ा। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया, मैंने बहस नहीं की। लेकिन जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला, वहां कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। सिर्फ हैल फैमिली का असिस्टेंट आया था और वो मुझे सीधे एयरपोर्ट ले गया। फिर उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं सब समझ गया। मॉम और डैड अब मुझे नहीं चाहते थे। हेल फैमिली ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने वो पैसे नहीं लिए, घमंड की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उन पर दोबारा कभी कोई एहसान नहीं रखना चाहता था। उन्होंने मुझे 20 साल पाला था और मैंने उनके बेटे के लिए 5 साल जेल में बिताए थे। अब हिसाब बराबर था। मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया। बहुत मेहनत के बाद मुझे एक ऐसी नौकरी मिली जिसे मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद मुझे वहां से निकाल दिया गया। जब मैंने वजह पूछी तो आखिर उन्होंने कहा, तुमने ऐसे लोगों को नाराज कर दिया जिन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं वहीं जम गया। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जिन लोगों को मुझे नाराज नहीं करना चाहिए था, वो हैल फैमिली के अलावा और कौन हो सकते थे? उस दिन मैं अपना बैग लेकर सड़क पर निकल आया। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ठंडी बारिश की बूंदें हवा के साथ मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। जब मैं सेंट्रल प्लाजा के पास से गुजरा तो वहां लगे जायंट स्क्रीन पर ब्रैंडन का लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। मैं रुक गया और ऊपर देखने लगा। अवार्ड स्टेज पर वो बेहद हैंडसम और कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसके अंदर से चार्म छलक रहा था। फिर कैमरा घूमकर मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स पर गया। वो दोनों आंखों में आंसू लिए उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। उनकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। पता नहीं क्यों अचानक मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरी अडॉप्टिव मदर पहली बार जेल में मुझसे मिलने आई थी। मुझे इतना दुबला देखकर वो रो पड़ी थी और बोली थी, जब तुम बाहर आओगे
मॉम जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेगी। मॉम तुमसे प्यार करती है। लेकिन आखिरी बार जब मैंने उसे 2 साल पहले देखा था, उसके चेहरे पर सिर्फ हल्की सी गिल्ट बची थी। एड्रियन, ब्रैंडन की विवियन सिंक्लेयर से एंगेजमेंट होने वाली है। वो उससे बहुत प्यार करता है। जेल से बाहर आने के बाद क्या तुम ये शहर छोड़ सकते हो? हम नहीं चाहते कि सिंक्लेयर फैमिली को तुम्हारे पास्ट के बारे में पता चले। विवियन सिंक्लेयर, सिंक्लेयर फैमिली की मशहूर बेटी। जेल में हमारे पास टीवी होता था और कभी कभी मैं ब्रैंडन और विवियन के गहरे प्यार की बातें सुनता था। लोग कहते थे कि विवियन हाई सोसाइटी की सबसे फेमस सोशलाइट थी, लेकिन ब्रैंडन के लिए उसने खुद को बदल लिया। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उतर गई, जिससे वो पहले नफरत करती थी। उसने खुद उसे अवार्ड्स दिए, उसके लिए रास्ते बनाए और अपने सारे कनेक्शंस उसके लिए इस्तेमाल किए। कभी कभी मुझे ब्रैंडन से जलन होती थी। मुझे उससे जलन होती थी क्योंकि उसके पास उसे प्यार करने वाले पेरेंट्स थे और उसे चाहने वाली गर्लफ्रेंड भी। सिर्फ कुछ सालों में उसके पास सब कुछ था, करियर और लव। मेरी तरह नहीं, ना पेरेंट्स, ना करियर, ना कोई लवर, और ना ही कोई ऐसा इंसान जो मुझसे प्यार करे। जहां तक विवियन के बाद में मुझसे शादी करने की बात है, वो बस एक हादसा था। नौकरी से निकाले जाने के बाद मैं अपने होम टाउन लौट गया और वेटर की नौकरी करने लगा। काम मुझे इतना व्यस्त रखता था कि सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। मुझे नहीं पता विवियन को मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन जब वो मुझे ढूंढते हुए आई, तब मैं एक कस्टमर को बियर सर्व कर रहा था। वो आदमी नशे में था और फीमेल ओनर को गलत तरीके से छूने लगा। मैंने भौहें सिकोड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो आदमी गुस्से से पागल हो गया। उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। टूटी हुई बॉटल्स और गर्म खाना मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मेरी स्किन जलने लगी। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो गालियां देता रहा और दोबारा मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही पल अचानक सब शांत हो गया। मैंने आंखें खोली और सामने विवियन की सितारों जैसी चमकती आंखें देखी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, आलसी और बिना ज्यादा गर्माहट वाली। एड्रियन, क्या तुम अब इतने नीचे गिर चुके हो? मैं उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से खाना साफ किया, सिर हिलाया और उसके पास से निकलने लगा। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसकी आवाज पीछे से सुनाई दी। एड्रियन। मैं पलटा। खुद को देखो, कैसी हालत बना रखी है। मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम पागल हो गई हो? विवियन मुझे बहुत गंभीरता से देख रही थी। उसकी आंखें गहरी और पढ़ पाना मुश्किल थीं, लेकिन उसकी आवाज सच्ची थी। सच कहूं तो तुम्हारे भाई ब्रैंडन ने मुझे छोड़ दिया है और मेरा मूड बेहद खराब है। हेल फैमिली ने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। हम दोनों खुद को विक्टिम्स की अलायंस कह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं है। मुझसे शादी करने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। फिर डर किस बात का? मैंने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप इंतजार करती रही। ठंडी हवा चली और मैं बिना सोचे कांप गया। विवियन ने अपना कस्टम मेड कोट उतारकर मेरे कंधों पर डाल दिया। उसी पल उसकी हल्की सी परफ्यूम की खुशबू मेरी सांसों में भर गई। बाद में जब हमारी शादी की खबर फैली, तो पूरी इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। हर कोई यही कह रहा था कि विवियन ने मुझसे सिर्फ ब्रैंडन को चोट पहुंचाने के लिए शादी की है। शादी के दौरान जब विवियन ने आई ड्यू कहा, तभी मेरी नजर ऑडियंस में बैठे ब्रैंडन पर गई। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। वो अपना आपा खोकर गुस्से में वहां से बाहर चला गया। मैंने अपने पास खड़ी विवियन की तरफ देखा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। उसने ब्रैंडन की तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे उसने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था, जैसे उसे सच में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शादी के बाद विवियन ने मेरे साथ बेहद अच्छा व्यवहार किया। उसने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया ताकि हम दिन का हर पल साथ रह सकें। जब मैंने उससे वजह पूछी, तो उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, इतने हैंडसम आदमी को मैं घर पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूं? अगर कोई चोर तुम्हें चुरा ले गया तो? अगर तुम्हारी इनोसेंस चली गई तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। उसकी बेशर्म मजाक पर मैं हंस पड़ा और बहस करने की जरूरत नहीं समझी। जेल में बिताए उन सालों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मेरा शरीर अब ज्यादा तकलीफ सह नहीं सकता था। एक मामूली सर्दी भी मुझे पूरी तरह बीमार कर देती थी। बाद में विवियन ने मेरे इलाज के लिए एक मशहूर डॉक्टर रखा और धीरे धीरे मेरी तबीयत सुधरने लगी। वो मेरे बिस्तर के पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ती और बेहद गंभीर, लगभग श्रद्धा भरे अंदाज में कहती, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है। मेरे मरने से पहले तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है।
मुझे पता था उसकी बातें बचकानी थीं, लेकिन उसकी आंखों में छिपी कड़वी उदासी देखकर मैंने फिर भी सिर हिला दिया। मैं समझ नहीं पाता था कि वो इतनी दुखी क्यों रहती है, लेकिन मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि सवाल नहीं पूछने चाहिए, दखल नहीं देना चाहिए। मैंने सोचा था कि हम इसी तरह साथ बूढ़े होंगे, लेकिन आखिर में वादा तोड़ने वाली मैं नहीं था, वो विवियन थी। मिस्टर एड्रियन, मिस विवियन की कल सुबह 4:10 बजे कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उन्हें बचाया नहीं जा सका। जब मैंने हॉस्पिटल का दरवाजा खोला तब मिस्टर और मिसेस सिंक्लेयर बुरी तरह रो रहे थे। विवियन का फ्यूनरल मैंने खुद अरेंज किया। हमारी शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन बहुत से लोगों ने आज तक हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। खासकर ब्रैंडन। उसका प्यार नफरत में बदल चुका था और वो हमेशा मेरे गिरने का इंतजार करता रहता था। जब सिंक्लेयर पेरेंट्स फ्यूनरल से निकले तो उनकी पीठ झुक चुकी थी। वो अब पहले जैसे गर्व से भरे लोग नहीं रहे थे। एक हफ्ते बाद विवियन के लॉयर अटॉर्नी चेस इनहेरिटेंस ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आए। जाते समय उन्होंने मुझे एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर दिया। ये मिस क्लेयर, मतलब मिस विवियन की चीजों में मिसिंग था। अब इसे रिस्टोर कर दिया गया है। मुझे लगता है आप इसे जरूर सुनना चाहेंगे। विवियन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और शेयर्स अपनी विल में मेरे नाम कर दिए थे। मैंने रिकॉर्डर चलाया। उसमें विवियन की नरम आवाज गूंजी। एट्रीन, मैंने तुमसे शादी ब्रैंडन को जलाने के लिए नहीं की थी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं एक पल के लिए जम गया, लेकिन अंदर से अजीब तरह से शांत था, जैसे मुझे ये बात हमेशा से पता थी। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन हम पहले भी मिल चुके हैं। स्कूल में तुम वो सीनियर थे जिसे हर कोई एडमायर करता था, हर टीचर का फेवरेट स्टूडेंट। मेरी मेंटर हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती थी। हर बार तुम्हारे टीचर से बात करके वो मुझसे कहती, विवियन, अभी मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, मुझसे दूर रहो। मेरे होंठों से हल्की सी हंसी निकल गई, लेकिन अगले ही पल मेरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। मैं उस समय तुमसे सच में नफरत करती थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें देखना बंद नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था मेरी फीलिंग्स थोड़ी शर्मनाक हैं, लेकिन फिर तुम जेल चले गए, वो भी असॉल्ट चार्जेस की वजह से। मैंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने सच पता करने की ठान ली। लेकिन अफसोस, हेल फैमिली ने हर सबूत मिटा दिया था। तब मैंने अपना निशाना ब्रैंडन को बनाया। तो ब्रैंडन और विवियन की मशहूर लव स्टोरी सिर्फ एक कवर थी, सच निकालने का तरीका। विवियन को उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन का मुंह इतना बंद रहेगा, लेकिन आखिर में उसे छोटे छोटे क्लूज मिल ही गए। अचानक मुझे याद आया कि हमारी शादी से पहले विवियन ने एक बार बेहद एक्साइटेड होकर पूछा था, एड्रियन, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? और मैंने सिर हिला दिया था, नहीं, अब हिसाब बराबर है। इतने समय बाद आखिरकार मुझे समझ आया। उस दिन तक वो सच जान चुकी थी। उसने मेरे लिए सच ढूंढ निकाला था, और फिर मेरे लिए ही उसे दफना भी दिया। उसने जो कुछ भी किया, सब मेरे लिए किया। मेरे अंदर की भावनाएं बुरी तरह उमड़ने लगीं। मैंने सबको बेवकूफ बनाया, यहां तक कि तुम्हें भी। लगता है मेरी एक्टिंग वाकई कमाल की थी। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें ढूंढने गई थी और तुमसे शादी के लिए पूछा था, उस वक्त तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन, तुम्हारी आंखों का लुक कितना अडोरेबल था। फिर हल्की सी हंसी सुनाई दी। छोड़ो, मैं फिर बेकार की बातें करने लगी। सच तो यह है कि मैं हमेशा तुमसे एक बात पूछना चाहती थी। एड्रियन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्यार कर सकते हो? शायद इस जिंदगी में मुझे तुम्हारा जवाब कभी नहीं मिलेगा, इसलिए अगली जिंदगी में जब मैं तुम्हें फिर ढूंढूं, तब मुझे बता देना। फिर मैंने उसके आखिरी शब्द साफ साफ सुने। एड्रीन, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे अंदर बंद सारी भावनाएं अचानक टूटकर बाहर निकल आईं। मेरी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। इतने समय बाद आखिरकार मुझे वो विशाल छिपा हुआ प्यार दिखाई दिया जो विवियन मेरे लिए अपने दिल में लिए घूमती रही। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खाली लिविंग रूम में वो लिलीज अब भी मेज पर रखी थीं, जिन्हें कुछ दिन पहले विवियन घर लाई थी। मुझे हमेशा लिलीज पसंद थी, इसलिए वो उन्हें किसी खजाने की तरह गर्व से मेरे पास लाई थी। एड्रीन, इनकी खुशबू अच्छी है ना? मैंने हर फूल खुद चुना है। अब से हमारे घर के सारे फूल मैं खुद चुनूंगी। उनकी खुशबू सच में बहुत अच्छी थी। उस वक्त उसकी आंखों में चमकती नरम हंसी किसी हल्की स्टार लाइट जैसी लग रही थी। मैं उसे ना कैसे कह सकता था, लेकिन वादा करने वाली वही थी और झूठ बोलने वाली भी वही निकली। वो पहले चली गई और उन लिलीज की आखिरी रोशनी भी अपने साथ ले गई।
खिड़की से आती मूनलाइट मेरे शरीर पर गिर रही थी। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे सिर्फ ठंड महसूस हुई। एक हफ्ते बाद मैं अटर्नी चेस से मिलने गया। अटर्नी चेस, विवियन की सारी प्रॉपर्टी किसी ऑर्फनेज को डोनेट कर दीजिए, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे गौर से देखा। मिस्टर एड्रियन, क्या आपने कभी मिस विवियन से प्यार किया था? मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। कई महीने धुंध की तरह गुजर गए। मुझे नहीं पता कितने। मुझे सिर्फ इतना याद है कि एक दिन मैं बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा था। अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था और वही सवाल याद आ रहा था जो अटर्नी चेस ने पूछा था। क्या मैंने कभी विवियन से प्यार किया था? किया था। मैं हमेशा उससे प्यार करता था। धीरे धीरे मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी और जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं फिर से जन्म ले चुका था। मेरी एडॉप्टिव मदर मेरा हाथ पकड़े हुई थी। एड्रियन, मॉम तुमसे भीख मांग रही है। प्लीज अपने भाई को बचा लो, वो अभी बहुत छोटा है। वो जेल कैसे जा सकता है? ब्रैंडन घुटनों पर गिरा हुआ बुरी तरह रो रहा था। मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं एक बड़ा स्टार हूं। अगर मैं जेल गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर हेल उसे कसकर पकड़े हुए थे और दिलासा दे रहे थे। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मिसेस हेल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और आवाज भर्रा गई थी, लेकिन वो बेहद सच्ची लग रही थी। प्लीज एड्रियन, उसके लिए जेल चले जाओ। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? मैं चुपचाप मिसेस हेल को देखता रहा। सीन पर कोई कैमरा नहीं था। वहां सिर्फ तुम और ब्रैंडन थे। अगर तुम मान लो कि गलती से तुमने उस एक्टर को धक्का दिया तो पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। एड्रियन, चिंता मत करो। तुम्हारे जेल जाने के बाद मॉम तुम्हारे लिए सब संभाल लेगी। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगी। जब तुम बाहर आओगे, हेल फैमिली जिंदगी भर तुम्हारा सहारा बनेगी। जिंदगी भर। पिछली जिंदगी में भी उसने यही कहा था, लेकिन वो वादा सिर्फ 1 साल चला था। जब कोई वादा खत्म हो जाता है तो वो वादा रह ही नहीं जाता। मैंने धीरे से अपना हाथ मिसेस हेल की पकड़ से छुड़ाया और शांत आवाज में कहा, नहीं, पिछली जिंदगी में जेल के अंदर मुझे सॉलिटरी कन्फिनमेंट से बाहर फेंक दिया गया था। फिर मेरी शक्ल की वजह से मैं पुलिस का निशाना बन गया। मारपीट, गालियां, बेहिसाब दर्द, ऐसा दर्द जिसे सहना नामुमकिन था। सिर्फ शेरी ही कभी कभी मुझसे मिलने आती थी। फिर एक दिन मेरे खाने में नाइट्राइट्स मिलाकर मुझे जहर दे दिया गया और उसी वजह से मुझे मेडिकल पैरोल मिल गई। मिसेस हेल मेरे हॉस्पिटल बेड के पास आई। उस दिन वो मुझे हल्की बेबसी से देख रही थी। आखिर जेल है, कोई छुट्टियां मनाने की जगह नहीं। थोड़ा बहुत दर्द तो सहना ही पड़ता है। एड्रियन, ब्रैंडन को ब्लेम मत करो। वो जल्द ही बिजनेस के लिए विदेश जा रहा है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूं। शायद अब मेरे पास तुमसे मिलने आने का वक्त नहीं होगा। मिसेस हेल पूरी तरह स्टंट रह गई। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा उनकी हर बात मानने वाला मैं उन्हें मना कर दूंगा। लेकिन मैं दोबारा जन्म ले चुका था। मैं अपनी पुरानी गलतियां दोहराने वापस नहीं आया था। मैंने फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मॉम, आपने मुझे 20 साल पाला, उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। लेकिन मैं उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। आप मुझे सेल्फिश कह सकती हैं, एहसान फरामोश कह सकती है, लेकिन मैं उसके लिए ब्लेम नहीं लूंगा। एड्रियन! मेरी बात सुनते ही मिस्टर हेल गुस्से से फट पड़े। इतने साल हेल फैमिली की सारी सुविधाएं लेने के बाद तुम बदले में इतना भी नहीं कर सकते? मिसेस हेल और ब्रैंडन ऐसे रो रहे थे जैसे उनका दिल टूट गया हो। लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि मैं नहीं मानूंगा तो उन्हें डर हुआ कि मैं भाग जाऊंगा। इसलिए उन्होंने मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया। पूरे समय सिर्फ शेरी चुप रही। पिछली जिंदगी की तरह इस बार भी मिसेस हेल मेरा फोन ले गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास एक बैकअप फोन भी है। मैंने वो स्पेयर फोन निकाला। फ्रैंक, उस एक्टर की खबर जो कल वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गया था, पहले ही ट्रेंडिंग बन चुकी थी। सबूत बहुत कम थे। एक पापरजी फोटोग्राफर ने सिर्फ किसी की पीठ की धुंधली तस्वीर खींची थी और साथ में लिखा था, ब्रैंडन और उसका भाई एड्रियन कुछ देर तक फ्रैंक के साथ अकेले थे। शायद पुलिस रास्ते में है। मैं अपने बैकअप फोन को स्क्रॉल करता रहा और अनजाने में एक जाना पहचाना नंबर डायल कर दिया। उन डिजिट्स को देखते हुए मैं कुछ पल के लिए जम गया, लेकिन आखिर में मैंने कॉल नहीं किया। मेरे अंदर कुछ डर रहा था। डर की दूसरी तरफ शायद वो इंसान ना हो जिसे मैं जानता था, और उससे भी ज्यादा डर कि अगर ये सपना टूट गया तो शायद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं उठकर कर्टन हटाता हूं।
हल्की ठंड लिए गर्म धूप मेरे शरीर पर गिरती है। बाहर मुझे पुलिस दिखाई देती है और मिस्टर हेल के बेचैन छुपे हुए इशारे भी। मैं विवियन को मदद के लिए मैसेज नहीं करूंगा। पिछली जिंदगी में विवियन ने मुझे बचाया था, इस जिंदगी में मैं खुद को बचाऊंगा और फिर साफ सुथरे सम्मान के साथ उसके पास जाऊंगा। मॉम, कृपया एक बार फिर बताइए, इंसिडेंट के समय आप कहाँ थीं? पुलिस की पूछताछ के दौरान मैं मिसेस हेल की विनती भरी नजरों को नजरअंदाज कर देता हूं। पिछली जिंदगी में केस बहुत जल्दी बंद हो गया था क्योंकि मैंने खुद कन्फेशन दिया था और अपना एलिबी तक मिटा दिया था। लेकिन इस बार मैं इतना मूर्ख नहीं बनूंगा। 20 साल का एहसान मैं पिछली जिंदगी में चुका चुका हूं। अब उनसे नफरत ना करना ही मेरे लिए काफी है। मेरी शांत हालत के मुकाबले ब्रैंडन और भी ज्यादा घबराया हुआ और गिल्टी लग रहा था। जब पुलिस उसे ले जाने लगी तो मिसेस हेल पागलों की तरह चिल्लाई, उसे छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मिस्टर हेल का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनका दुश्मन हूं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जिंदा फाड़ देंगे। हमें इसे स्टेशन ले जाना होगा। बेटा डर मत, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी शेरी मेरे पास आई। उसने धीमी आवाज में कहा, अब हेल फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। ये घर छोड़ दो। मैंने उसे देखा। क्या तुम मुझे ब्लेम करती हो? शेरी कुछ पल चुप रही। उसने जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देखती रही। एड्रियन, तुम भी मेरे भाई हो। पिछली जिंदगी में भी उसने यही कहा था। उसने मुझे ब्लेम लेने से मना किया था। जब मैंने पूछा क्यों तो उसने नीचे देखते हुए जवाब दिया था। उसकी आंखें बारिश और हवा जैसी नरम थीं, दया और दुख से भरी हुई। तब मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन इस बार मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसकी बात सुनूंगा। मिस्टर और मिसेस हेल अब मुझसे हड्डियों तक नफरत करते होंगे। यहां ज्यादा देर रुकना सिर्फ और मुसीबत लाएगा। शर्ली, अपना ख्याल रखना। एड्रियन, इस बार अपने लिए जीना। मैंने अपना सामान पैक किया और हेल हाउस छोड़ दिया। फिर मैं सड़क पर चलने लगा जो गिरे हुए सिकमोर लीव्स से ढकी हुई थी। मैंने आगे देखा। हवा चली और पत्ते उड़ने लगे। उसी पल धूप मेरे ऊपर पड़ी, गर्म और नरम, और तभी अचानक मेरे सामने एक आकृति आकर रुक गई। एड्रीन, कहाँ जा रहे हो? मैं वहीं जम गया। हाँ, मेरे सामने खड़ी औरत विवियन थी, बिल्कुल जवान विवियन। पिछली जिंदगी की सारी यादें मेरे दिमाग में बिजली की तरह चमक उठी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उससे अपनी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटा पा रहा था। एक बड़े आदमी होकर रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या मैं रो रहा हूं? किस लिए? उसे दोबारा देखकर तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन पिछली जिंदगी की सारी दबी हुई भावनाएं आंसुओं में बदलकर बाहर निकलने लगीं। वो मेरे सीने से फूट रही थीं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा था। विवियन की नजर मेरे सूटकेस पर 2 सेकंड के लिए टिकती है। फिर वो पूछती है, एड्रीन, क्या तुम घर से भाग आए हो? मैं आधा सच बोलता हूँ। हाँ, मैं घर छोड़ आया हूँ। क्या तुम मुझे कुछ रातों के लिए अपने यहां रख सकती हो? वो तुरंत बोली, जरूर। अगर तुम आने की हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हें रखने की हिम्मत रखती हूं। बस ऐसे ही मैं विवियन के साथ उसके अपार्टमेंट वापस चला गया। ठंडा और मिनिमल, यही उसका स्टाइल था। पिछली जिंदगी में विवियन की मौत के बाद मैं कुछ समय यहां रह चुका था। मुझे यहां का हर कोना याद था। मैं सीधा अपार्टमेंट के पीछे वाले बाथरूम की तरफ चला गया, आधा यादों के लिए, आधा शोक मनाने के लिए। मिरर में अपनी सूजी हुई आंखें और बिखरा चेहरा देखकर मेरे होठों से हल्की सांस निकली। मुझे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने तय किया था कि इस बार मैं विवियन के सामने सम्मान के साथ खड़ा होऊंगा, लेकिन हर बार जब भी मैं उससे मिलता हूं, मेरी हालत हमेशा इतनी खराब ही क्यों होती है? जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो विवियन दीवार से टिककर मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने शांति से उसे सब कुछ बता दिया। उसे छुपाने जैसा मेरे पास कुछ नहीं था। सब सुनने के बाद विवियन कुछ पल चुप रही। तो हेल फैमिली चाहती है कि तुम ब्लेम अपने ऊपर ले लो। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। फ्रैंक अभी भी कोमा में है और अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। जब तक वो जाग नहीं जाता, केस बंद नहीं हो सकता। भले ही अभी ब्रैंडन प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन तुम पूरी तरह सेफ नहीं हो। बोलते बोलते उसका चेहरा और गंभीर होता गया। तभी मैंने अचानक बीच में कहा, विवियन, मुझे थोड़ी भूख लगी है। मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। मेरी आंखों में जरा भी तनाव ना देखकर वो बेबस होकर सांस छोड़ती है। ठीक है, मैं अभी खाना बनाती हूं, थोड़ा इंतजार करो। मैंने सिर हिलाया।
पिछली जिंदगी में मेरी स्टमक कंडीशन बहुत खराब थी, इसलिए विवियन ने मेडिसिनल कुकिंग सीख ली थी और रोज मेरे लिए खाना बनाती थी। उसका खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। मैं हमेशा सोचता था कि उसे शुरू से खाना बनाना आता होगा, लेकिन अब उसे चिपके हुए नूडल्स का गुच्छा निकालते हुए देखकर मुझे अचानक एहसास हुआ, विवियन असली एरिस फैमिली की बेटी हमेशा दूसरों से सर्व होने की आदी थी। उसे शुरुआत से खाना बनाना कैसे आता? उसने ये सब मेरे लिए सीखा था। वो हमेशा सब कुछ मेरे लिए ही करती रही। मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और एक कौर खाया। विवियन चमकती उम्मीद भरी आंखों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में छोटे छोटे सितारे जैसे चमक रहे थे, बिल्कुल उस औरत की तरह जो मेरी यादों में मुस्कुराकर मुझसे पूछती थी कि क्या मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने सिर झुका लिया, अपने सीने की कड़वाहट को दबाते हुए मजबूती से सिर हिलाया। अच्छा है, थोड़ा नमकीन है लेकिन मुझे पसंद है। सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा खाना थोड़ा सॉल्टी है, उसने पूरा बोल उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर उसने चॉपस्टिक्स उठाई और खुद एक और खाकर देखा। अगले ही पल चॉपस्टिक्स भी कूड़ेदान में जा चुकी थीं। ये तो बहुत खराब है। मैं हंस पड़ा। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन क्या यह सच में इतना बुरा है? उसने हल्का सा मुंह बनाया। ठीक है, भविष्य में तुम्हारा खाना बहुत अच्छा होगा। उसने भौं उठाई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता डाइनर बनूंगा। एड्रियन, भविष्य में मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? मुझे लगा विवियन चौंक जाएगी या भौहें सिकोड़ लेगी या और सवाल पूछेगी, लेकिन उसके चेहरे पर बस हल्की नरमी आ गई। उसकी आंखें हल्की सी मुड़ी, होंठ ऊपर उठे। ये अच्छी बात है। उसकी हमेशा वाली लेजी और डिटैच्ड एक्सप्रेशन गायब हो गई और उसकी जगह कुछ सच्चा और गर्म आ गया। बस ऐसे ही मैं विवियन के घर 2 हफ्ते तक रहा। सबसे अच्छा समय वो होता था जब मैं उसके घर लौटने का इंतजार करता था। वो किचन में खाना बनाने की जंग लड़ती रहती और मैं दरवाजे से टिककर उसे देखता रहता। कभी कभी मैं उसकी मदद भी करता। गर्म पीली रोशनी के नीचे उसके बाल बन में बंधे होते, उसका खूबसूरत चेहरा अब भी हल्की यूथफुल इनोसेंस लिए रहता। उस नरम रोशनी में वो बेहद कोमल और शांत लगती थी। पिछली जिंदगी वाली रूथलेस और डिसाइसिव मिस विवियन के मुकाबले अब भी की विवियन कहीं ज्यादा नरम और जवान दिखती थी। उसकी जिंदगी का ये हिस्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे विवियन की कुकिंग हर दिन बेहतर होती गई, वैसे वैसे हेल फैमिली आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। मुझे पहले से पता था कि वो ब्रैंडन को बिना लड़े जेल नहीं जाने देंगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो फ्रैंक के मैनेजर को रिश्वत देकर मुझे असली कल्प्रिट बता देंगे। कितने बेशर्म, कितने घटिया लोग थे वो। एड्रियन हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। जन्म के समय उसे बदल दिया गया था। ब्रैंडन हमारा असली बेटा है। ब्रैंडन मेरा अपना खून है, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी ज्यादा खुशियां नहीं रही। अब उसे फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। एड्रियन, तुमने सच में मेरा दिल तोड़ दिया। रोइए मत मॉम, दुखी मत होइए। शायद एड्रियन से गलती हो गई होगी। अगर मैं उसकी जगह सजा काट सकता तो खुशी से काटता, लेकिन जिसने गलती की है उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो बोझ तुम्हारा नहीं है वो तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं। सर उठाओ ब्रैंडन, उनका सामना करो, डरो मत। एड्रियन, हेल फैमिली ने तुम्हें इतने साल पाला है। हमें उम्मीद है कि तुम आगे आकर अपनी गलती का प्रायश्चित करोगे। जैसे ही वो वीडियो रिलीज हुआ, इंटरनेट पर मेरे खिलाफ गुस्से का तूफान उठ गया। लोग मुझे एहसान फरामोश कहने लगे, कहते कि मैं अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं रखता। मुझे ऐसा गद्दार कहा गया जो उसी हाथ को काटता है जिसने उसे खिलाया था। यहां तक कि मेरे प्राइवेट अकाउंट्स भी खोज निकाले गए। हर दिन मेरा इनबॉक्स मैसेजेस से भर जाता। जो लोग सच में मेरी चिंता करते थे उन्हें मैं जवाब देता, और जो लोग मुझसे कन्फेशन मांगते उन्हें ब्लॉक कर देता। पुराने क्लासमेट्स तक कॉल करके मेरा हाल पूछने लगे। बाहर की दुनिया केओस में डूबी हुई थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। हेल फैमिली चाहे जितना तूफान खड़ा कर ले, जब तक पुलिस ने मुझे ऑफिशियली समन नहीं किया मैं इनोसेंट था। ऐसे में घबरा कर खुद को साबित करने के जाल में क्यों फंसूं? एक दिन विवियन को सारी खबर मिली। वो जल्दी जल्दी घर लौटी और अंदर आते ही बोली, एड्रीन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मैंने हल्की मुस्कान दी, जरूरत नहीं। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले अचानक मुझे पिछली जिंदगी का हमारा एक बड़ा झगड़ा याद आ गया। मैं उसे बड़ा झगड़ा कहता हूं, लेकिन असल में वो इसलिए हुआ था क्योंकि विवियन मेरे साथ
बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और उससे बहुत लोग जलते थे। किसी ने मेरे जेल जाने की बात लीक कर दी थी और इंटरनेट गालियों से भर गया था। आखिर में सब एक ही बात पर आकर रुकता था, मैं विवियन के लायक नहीं था। विवियन मेरे लिए रूमर्स खत्म करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और गॉसिप फैलाने वालों पर लॉ सूट्स डालें, लेकिन मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं। आखिर मैं जेल जा चुका था, मेरा कॉन्शियंस साफ था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि विवियन भी आलोचनाओं में घसीटी जाए। लेकिन मेरी यही बात विवियन को गुस्सा दिला गई। उसने ठंडी आवाज में पूछा था, क्या तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह है? क्या तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो? उस समय मुझे सिर्फ इतना लगता था कि रूमर्स को इग्नोर करना बेहतर है, लेकिन विवियन को वो गॉसिप बेहद घटिया और बेवकूफी भरी लगती थी। लंबी चुप्पी के बाद उसने हल्की, खुद पर हंसती हुई हंसी छोड़ी और धीरे से कहा था, तुम अपने नाम को साफ रखकर जी सकते हो, लेकिन मैं किसी को तुम्हारी तरफ उंगली उठाने नहीं दूंगी। तब भी मैं चुप रहा था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब विवियन वहां से चली गई तो मैंने सिर्फ उसकी अकेली पीठ देखी थी। उस समय मुझे थोड़ा पछतावा हुआ था। मैंने सोचा था कि शायद मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। वो इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आखिरी बार होगा जब मैं उसे देखूंगा। उसकी मौत के बाद मैं खुद से बार बार पूछता रहा, मैं उसके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? मैंने उसे अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई? उसका अंतहीन केयर, उसका डिवोशन, क्या मैंने सच में नहीं देखा था कि वो मुझसे प्यार करती है? नहीं, मैंने सब देखा था। मैं शुरू से जानता था, लेकिन मैं एक सेल्फिश बास्टर्ड था जिसने उसके प्यार को हल्के में लिया। मुझे पूरा यकीन था कि विवियन हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं स्वार्थी होकर उसके प्यार में डूबा रहा, लेकिन उसके बेचैन दिल को कभी शांत करने की कोशिश नहीं की, जब तक कि वो मुझसे हमेशा के लिए दूर नहीं चली गई। मैंने प्यार को समझा, लेकिन बहुत देर से। सबसे क्रूर चीज यही होती है, जब तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने का दूसरा मौका ही ना मिले, जब तुम किसी के करीब आने से पहले ही उसे हमेशा के लिए खो दो। ये रीबर्थ मेरे लिए भगवान का गिफ्ट था, सब कुछ ठीक करने का एक मौका। मैंने विवियन को कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। धीमी कांपती आवाज में मैंने कहा, हाँ, मेरी मदद करो। मैं उसे देखता रहा। मेरा दिल अनगिनत भावनाओं से भरा हुआ था। पिछली जिंदगी की धुंधली यादें और रिकॉर्डर में सुनी उसकी शर्मीली कन्फेशन आपस में घुल रही थीं, जिससे मेरा सीना दर्द और गर्माहट से भर गया था। मैं मुस्कुराया, सिर्फ शिष्टाचार की वजह से नहीं, बल्कि सच्चे भरोसे और राहत के साथ। इस बार मैं उसे खुद से दूर नहीं करूंगा। मैं उसे अकेले चुपचाप सब कुछ सहने नहीं दूंगा। विवियन ने हैरान कर देने वाली तेजी से काम शुरू कर दिया। उसने पूरे सिंकलर फैमिली की ताकत लगाकर उस दिन फिल्म सेट के आसपास मौजूद हर पॉसिबल कैमरा की सीक्रेटली जांच शुरू करवाई। और जैसा उसने कहा था, चाहे हेल फैमिली ने जल्दीबाजी में सबूत मिटा दिए हों, लेकिन कोई भी प्लान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। आसपास की दुकानों, सड़कों और उसी दिन वहां शूटिंग कर रही दूसरी फिल्म क्रूज के कैमरास खंगालते खंगालते आखिर हमें कुछ धुंधले लेकिन बेहद जरूरी वीडियोस मिल गए। फुटेज साफ नहीं था, लेकिन ब्रैंडन की खास जैकेट और उसके हाईलाइटेड बाल साफ दिख रहे थे। वो फ्रैंक के साथ जोरदार बहस कर रहा था और धक्का मुक्की में उसने फ्रैंक को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। वीडियो हाई रेजोल्यूशन में नहीं था, लेकिन केस खोलने के लिए काफी था। शायद ब्रैंडन को किसी तरह पता चल गया कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। कोने में फंसे चूहे की तरह उसने कुछ लोगों को भेजकर विवियन को किडनैप करवा लिया और मुझे कॉल किया। उसकी आवाज पागलपन से भरी हुई थी। एड्रीन, सबूत मुझे दे दो, वरना पता नहीं विवियन के साथ क्या हो जाएगा। अबैंडन्ड वेयरहाउस नंबर 3, अकेले आना, हर ओरिजिनल कॉपी साथ लाना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत दिए गए पते पर मौजूद अबैंडन्ड वेयरहाउस की तरफ भागा। अंदर ब्रैंडन कुछ खतरनाक दिखने वाले थग्स के साथ खड़ा था। कहाँ है? ब्रैंडन ने गुस्से से पूछा। तुम्हें यूएसबी ड्राइव चाहिए? ले सकते हो, लेकिन पहले विवियन को छोड़ो। ब्रैंडन की आंखों में लालच और जीत की चमक उभर आई, और उसी पल मैंने ब्रैंडन के पास खड़े उन थग्स को पहचान लिया। वही लोग जिन्होंने पिछली जिंदगी में जेल के अंदर मुझे हर दिन टॉर्मेंट किया था। तो ये कभी कोई कोइंसिडेंस था ही नहीं। शुरुआत से आखिर तक सब ब्रैंडन की प्लानिंग थी। वो सिर्फ मुझसे ब्लेम नहीं लेना चाहता था। वो चाहता था कि जेल के अंदर मुझे तोड़ा जाए, सताया जाए, और बेहतर होता अगर मैं कभी बाहर ही ना निकल पाता।
गुस्सा मेरे दिमाग में आग की तरह फैल गया। मैंने यूएसबी ड्राइव ब्रैंडन को दे दी। जैसे ही विवियन मेरे पास वापस आई, मैं तुरंत ब्रैंडन पर झपटा, यूएसबी वापस छीनने की कोशिश करते हुए। अगले ही पल वहां पूरा केओस फैल गया। वो थग्स साफ तौर पर एमेटर्स नहीं थे। उनके वार तेज और बेरहम थे। मैं पूरी ताकत से विवियन को बचाते हुए लड़ रहा था, धीरे धीरे पीछे हटते हुए। उस अफरा तफरी में उसकी जगह मेरी पीठ पर आयरन बार आकर लगी। दर्द ऐसा था जैसे आग जल रही हो। लेकिन किसी तरह मैं विवियन को वेयरहाउस से बाहर निकालने में कामयाब हो गया। हम बाहर निकल आए, लेकिन यूएसबी अभी भी ब्रैंडन के हाथ में थी। वो जीत की हंसी हंस रहा था। उसे यकीन था कि सबूत खत्म होते ही वो बच जाएगा। दर्द हो रहा है तो बता दो, स्ट्रांग बनने की एक्टिंग मत करो, विवियन ने चिंतित होकर कहा। मैंने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूं, पहले से कहीं बेहतर। फिर मैंने उसका हाथ कस कर पकड़ा। अब कभी अकेले खतरे में मत जाना, उसने धीरे से जवाब दिया। वादा करती हूं। उधर ब्रैंडन को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अपना नाम साफ करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा था। तभी किसी ने घबरा कर कहा, सर, फ्रैंक जाग गया है, उसने कहा है। उसे ब्रैंडन ने धक्का दिया था। क्या? पुलिस रास्ते में है? हॉस्पिटल से शॉकिंग खबर आई। जो आदमी इतने समय से वेजिटेटिवेटिव स्टेट में था, फ्रैंक, आखिरकार जाग गया। होश में आते ही उसने पुलिस को साफ बताया कि लड़ाई के दौरान ब्रैंडन ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था। ब्रैंडन, उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। उसी समय अटर्नी चेज ने वो सर्वेलेंस फुटेज भी निकाल दी जो विवियन ने बैकअप के तौर पर पहले से तैयार रखी थी। सबूत इतने साफ थे कि अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ब्रैंडन के सारे क्राइम्स पूरी तरह सामने आ गए। पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट करने निकल पड़ी। घबराहट में ब्रैंडन अपनी कार लेकर भाग निकला और पागलों की तरह ड्राइव करने लगा। चेस के दौरान उसकी कार क्रैश हो गई और वो मौके पर ही मर गया। उसके साथ वाले थग्स भी कई क्राइम्स में फंस गए। विवियन का किडनैपिंग, मुझ पर हमला और बाकी कई जुर्म। पुलिस ने उन सबको पकड़ लिया। जब मिसेस हेल को ब्रैंडन की मौत की खबर मिली तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनका दिमाग पूरी तरह टूट गया। वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं और हर दिन रोती रहती। लगातार दर्द और हादसों के बाद शायद पहली बार मिस्टर हैल को अपनी गलतियां समझ आने लगीं। उन्हें अपने पुराने स्टबर्न बिहेवियर और ठंडेपन पर गहरा पछतावा हुआ। अगर अब भी कुछ सुधारने का मौका बचा है तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। इस दुख भरी जगह से दूर जाने और मिसेस हैल को नई जगह में संभलने का मौका देने के लिए उन्होंने विदेश जाकर बसने का फैसला किया। दूसरी तरफ शेरी ने मजबूती से हैल फैमिली बिजनेस संभाल लिया। परिवार की इमोशनल चेन से आजाद होकर वो आखिरकार अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगी। मैं अपने हाथों से हेल फैमिली का नाम फिर उठाऊंगी। एक गर्म, धूप भरी दोपहर में विवियन को उसके नए खरीदे हुए लिलीज को ध्यान से ट्रिम करते हुए देख रहा था। रोशनी और परछाइयों के बीच उसका चेहरा सांस रोक देने जितना खूबसूरत लग रहा था। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं उसके पास गया और पीछे से धीरे से उसकी कमर में बाहें डाल दी। मैंने अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिकाई और फुसफुसा कर कहा, विवियन, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूं? विवियन की आंखें नरम पड़ गईं। वो सितारों से भी ज्यादा चमक रही थीं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, एड्रियन। दो जिंदगियों की तकलीफों से गुजरने के बाद प्यार में डूबी हमारी दोनों रूहों ने आखिरकार अपने दिल में छुपा सारा प्यार बिना कुछ रोके बाहर निकाल दिया। पहाड़, समंदर, समय या कई जन्म, अब कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता था। सब कुछ शांत होने के बाद आखिरकार मेरी और विवियन की जिंदगी फिर से सुकून में लौट आई। हम अक्सर चुपचाप साथ बैठते, कभी कभी एक दूसरे की तरफ देखते या हल्की मुस्कान शेयर कर लेते। मैं एक रिबॉर्न सोल हूं। जिस पल मैं वापस आई, मैं सीधे हेल फैमिली के पास गई और देखा कि सब कुछ अब भी पहले जैसा था। एड्रियन अब भी पूरे स्कूल का सबसे ठंडा लेकिन सबसे चमकदार ड्रीम गाय था। वो अभी तक वो आदमी नहीं बना था जिसका दिल पिछली जिंदगी में टूट चुका था। एड्रियन के अंदर सिक्योरिटी की कमी थी। जेल डरावनी थी। वहां जेलस लोग उससे नफरत करते थे। वो इनामेट्स अक्सर आधी रात को उसे परेशान करते, इसलिए जेल से बाहर आने के बाद भी नींद में जरा सी आवाज उसे जगा देती थी और फिर वो दोबारा सो नहीं पाता था। पूरी रात बैठा रहता, फिर भी दिन में वो अपना हर काम परफेक्टली करता था।
मेरा एड्रियन बर्फ जैसा नाजुक था, लेकिन पाइन ट्री जितना मजबूत भी। उसे देखकर लगता था कि रोशनी की एक किरण भी उसे पिघला देगी, लेकिन सच में वो कभी टूटने वाला नहीं था। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। फ्रेशमैन सेरेमोनी में एड्रियन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर स्टेज पर खड़ा था। मैं ऑडियंस में बहुत दूर बैठकर उसे देख रही थी। वो खुलकर अपनी चार्म बिखेर रहा था, अपनी ब्रिलियंस दिखा रहा था, और मैं पूरी तरह उससे मोहित हो चुकी थी। पूरी तन्मयता से उसकी बातें सुन रही थी। यही वो एड्रियन था जो मेरी यादों में था। यंग, प्योर, टॉप स्टूडेंट। स्टेज पर खड़े हुए हवा उसके बालों को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सनलाइट भी सिर्फ उसी पर मेहरबान हो, उसे हल्के गोल्डन रंग में रंगते हुए। उसी पल मैंने दिल से चाहा, काश समय यहीं रुक जाए। काश मेरे एड्रियन को फिर कभी वो दर्द ना सहना पड़े। उसकी मुस्कान हमेशा सच्ची रहे, उसका दुख हमेशा ईमानदार रहे। कोई भी रूमर उसे छू ना पाए, कोई उसका मजाक ना उड़ाए। कितना अच्छा होता ऐसा। मुझे पहले से पता था कि ब्रैंडन देर सवेर मुसीबत जरूर खड़ी करेगा, इसलिए मैंने पहले ही अपने कनेक्शंस इस्तेमाल कर लिए थे। उस सिक्लूडेड फ्लोर पर जहां वो इंसिडेंट होना तय था, मैंने सीक्रेटली एक हिडन पिन होल कैमरा लगवा दिया था। मेरा प्लान था कि सही समय पर उस फुटेज को बाहर निकालकर एड्रियन को हमेशा के लिए हेल फैमिली के मॉरल चेन से आजाद कर दूं। लेकिन इस जिंदगी में उसने वही गलती दोहराई ही नहीं। उसने ब्लेम लेने से इनकार कर दिया। वो उस जगह से निकल गया जो बहुत पहले ही उसका घर होना बंद हो चुकी थी, हाथ में सिर्फ एक छोटा सूटकेस लिए। मैं उसे चुपचाप उस सड़क पर चलते हुए देख रही थी जो गिरे हुए सिकमोर लीव्स से ढकी थी। उसके जूते सूखे पत्तों को कुचलते हुए हल्की क्रिस्प आवाजें कर रहे थे। धूप उसकी शैडो को लंबा बना रही थी, पतली लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। उसी पल मुझे समझ आ गया, एड्रियन भी रिबॉर्न हो चुका है। मैं उसे घर ले आई। मैं जानना चाहती थी कि वो इस बार सब कैसे संभालेगा, हैल फैमिली का सामना कैसे करेगा। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं जानबूझकर किचन में काफी देर तक ऑकवर्ड तरीके से उलझती रही। सच तो ये था कि मुझे पता था मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि वो मेरी एक छोटी सी कमजोरी देखे, मेरा ऐसा हिस्सा जो हमेशा परफेक्ट और कंपोज्ड नहीं था। जब वो बदसूरत चिपके हुए नूडल्स का बोल उसके सामने रखा, तो मैंने उसे कुछ पल के लिए फ्रीज होते देखा, और मेरे दिल में छिपी छोटी छोटी उम्मीदें धीरे धीरे उसे मेरी तरफ धकेलने लगीं। मैं चाहती थी कि वो उन फीलिंग्स को महसूस करे जिन्हें मैंने सालों से छुपा रखा था। मैं देखना चाहती थी कि उसका दिल मेरे लिए हिले, उसकी शांति मेरे कारण टूटे। मुझे बहुत खुश होना चाहिए था। आखिर ये वही पल था जिसका मैंने 2 जन्मों तक इंतजार किया था। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों को लाल होते देखा, मेरी सारी प्लानिंग, मेरी सारी केयरफुल स्टेप्स, सब सिर्फ दर्द बनकर रह गए। छोड़ो, प्यार कभी गेम नहीं होना चाहिए। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे वापस प्यार करे या ना करे, अब वो उतना जरूरी नहीं लगता। बाद में जब ब्रैंडन ने मुझे किडनैप करवाया, मुझे पता था एड्रियन जरूर आएगा। मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो आए। वो बहुत खतरनाक था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहा। उसने खुद को नहीं रोका। मेरे लिए उसने सबसे सीधा और सबसे खतरनाक रास्ता चुना। आखिर में एड्रियन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और लड़ते लड़ते, पीछे हटते हटते हम वेयरहाउस से बाहर निकल आए। उस दिन एड्रियन ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी बाहें मुझे कसकर पकड़े थीं। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं, हल्की कांपती हुई। विवियन, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूं? उसी पल मेरा सारा इंतजार, मेरी सारी खामोश तकलीफ आखिरकार अपने घर पहुंच गई। मैंने अपनी आंखों की जलन को रोका और अपने प्यार को जवाब दिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं एड्रियन। लोग कहते हैं प्यार करने वाली रूहें हमेशा एक दूसरे को ढूंढ ही लेती हैं, और मुझे यकीन है जिस दिन हम दोबारा मिले थे, उस दिन की धूप इस दुनिया की सबसे गर्म और सबसे खूबसूरत रोशनी थी।